सर्वे स्ट्रेस सिंकिंग स्किलिंग विद द लर्निंग टू बूस्ट द जॉब प्रोस्पेक्ट। यहाँ पे इन्होंने कहा है कि जो हमारी अभी स्थिति है जॉब प्रोस्पेक्ट स्किलिंग नहीं है। 100 लोग पास होते हैं, इसमें से सिर्फ 51 लोग हैं जो जॉब देने के लायक हैं 100 में से। अभी जो ग्रेजुएट जो पास होकर निकल रहे हैं अपना ग्रेजुएशन करके बीए एमए बीटेक जो भी कर रहे हैं, उसमें से 100 में सिर्फ 51% एलिजिबल है, 49% जॉब देने लायक भी नहीं है जो उनका ग्रेड है। अगर बीए करके जिस सब्जेक्ट से निकल रहे हैं उसी ही एरिया में जॉब का उनके पास स्किलिंग नहीं है। अगर कोई मानिए एग्रीकल्चर भी पढ़ रहा है, उसे कह दीजिए कि आप रिसर्च कीजिए तो वो नहीं रिसर्च कर पाएगा, उसको नहीं पता है कि कैसे चीजों को ग्रो करानी है, कैसे चीजों को एक दूसरे से मिक्स करा के न्यू फसल में उसको करना है, जो भी चीजें हैं दे आर नॉट नोइंग। तो दैट इज द इंजीनियर्स का तो हालत और खराब है। इंजीनियरिंग कॉलेज में तो नियर अबाउट 70% अनएम्प्लॉयबल है, मैक्सिमम आजकल प्राइवेटाइज हो गया है एंड दे डोंट हैव द इक्विपमेंट। वो कहते हैं बस ये लिख लो। आप देखिएगा, मैं भी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग बीटेक कर रहा था तो पहले साल में बहुत जोश में था, ठीक है। जब मैं गया दूसरे साल एक्सपेरिमेंट का आया तो वो कह रहे कि मशीन मत खोलो, कुछ भी आपको दिया जाएगा ये यहाँ से नोट कर लीजिए, जितनी भी रीडिंग्स है आपको करने की जरूरत नहीं है। तो दिस इज द केस। आप समझ रहे हैं कि क्या है कि आपको छूने नहीं दिया जाएगा कि आप कुछ एक्सपेरिमेंट करें, कुछ सीखें। यू जस्ट हैव टू नोट डाउन और उसके बाद वो कहते हैं कि मार्क्स मिल जाएगा, कोई टेंशन नहीं है, वो हम ही लोग देते हैं। हम लोग बगल में एग्जामिनर के बैठेंगे, वो मिल जाएगा, ऐसे ऐसे मिलता है और सबको वो 70% दे ही देते हैं। दिस इज द कंडीशन। तो वो हर जगह का कंडीशन है, इसीलिए कह रहे हैं कि अभी हमें कुछ ऐड करने की जरूरत है। जो हम पढ़ाते हैं धीरे धीरे उसमें कुछ परसेंटेज स्किलिंग पे लगाएं, नॉर्मल स्किलिंग। अभी मैं पूछ लूं आप लोगों में कितने लोगों को एमएस वर्ड अच्छे से चलाना आता है? आपको आता है और 2 लोगों को आता है। आपको एमएस वर्ड तो कितने लोग हैं? 4 4 8, 8 में से 2 लोग एमएस वर्ड, सब लोग ग्रेजुएट हैं। दिस इज द कंडीशन। अभी बोल दो कि एक्सेल पे काम करना आता है, एक्सेल किसको आता है? आपको आता है और आपको भी आता है, अच्छा। और कोरल ड्रॉ जिस पे डिजाइनिंग करते हैं, ओके, अच्छा। कोडिंग अच्छा अच्छा। नॉर्मल चीजें नहीं पता है, मैं ये कह रहा हूँ जो जितने भी लोग लैपटॉप चलाते हैं एमएस वर्ड तो आना चाहिए। एमएस वर्ड इज द कॉमन थिंग, वो सबको यूज में होता है, दैट शुड बी द कॉमन। तो ये सब चीजें नहीं आती। हम लोग 12th पास हो जाते हैं या ग्रेजुएट हो जाते हैं, पंखा कह दे कोई बनाने के लिए तुरंत हम लोग जाते हैं इलेक्ट्रीशियन को बुलाने, नहीं बना पाते हैं कि तार कहाँ से कहाँ लगेगा, ये पॉजिटिव निगेटिव हम लोग नहीं जोड़ पाते हैं, नहीं जोड़ पाते हैं ना। तो दिस इज द थिंग, अगर बल्ब थोड़ी सी फ्यूज हो जाए फिर अंदर से कोई फॉल्ट हो जाए तो हमें बुलाना ही पड़ता है। तो ये सब स्किलिंग नहीं है। आप जो लोग पॉलिटेक्निक कर रहे हैं उनका भी यही हाल है। तो दैट इज द थिंग, ये बोल रहे हैं कि ये ऐसा सर्वे में भी है कि मैक्सिमम लोग, इसीलिए ये कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं हमें स्किलिंग करने की जरूरत है एंड वी नीड टू ब्रिंग द, जैसे इन्होंने कहा कि जो पैसे भी खर्च किए जा रहे हैं बजट पे, वो जो बजट में एजुकेशन पे खर्च है दैट हैज द पूरा डिक्रीज किया है लास्ट ईयर में। 60,000 रुपए जो पहले देते थे, 60,000 नहीं 60,000 करोड़ है, ठीक है, ये घटा है बजट पे। जो अभी एक्सपेंडिचर है एजुकेशन पे 2.8 ऑफ द जीडीपी। तो ये नोट कर लीजिएगा, जो हमारा अभी सेंट्रल गवर्नमेंट का जो एक्सपेंडिचर है एजुकेशन पे 2.8%। इन्होंने बोला कि कोविड में चीजें और खराब हो गई हैं। कोविड में बच्चे स्कूल नहीं जा रहे थे तो किताब भी पढ़ना भूल गए, नॉर्मल ये हाल हो गई थी 2021 वाले में। फिर यहाँ पे कह रहे हैं कि नॉर्मल लोगों को ये लगता है कि जो लोग पढ़ने में तेज हैं वो स्किल्ड हैं, लेकिन दिक्कत है पढ़ने में लोग तेज हैं लेकिन स्किल में वो भी पीछे हैं, तो उनको भी स्किलिंग की जरूरत है। जैसे अभी गवर्नमेंट पॉलिसी बना रही थी तो वो बना रही थी कि जो कमजोर है उनकी स्किलिंग नहीं आ रही। ये कह रहे हैं ये गलत कॉन्सेप्ट है। जो तेज है एकेडमिकली लेकिन उनकी भी स्किलिंग बहुत लो है तो उनको भी आप बराबर दीजिए, दैट इज द सजेशन। यहाँ पे इन्होंने सजेस्ट किया है कि ये लगता है कि ड्रॉप आउट जो फेल हो गए, छोड़ दिए पढ़ाई, उन्हीं को स्किलिंग नहीं है, और जो एकेडमिकली अच्छा कर रहे हैं वो उनको जरूरत नहीं है। सबको जरूरत है स्किलिंग की। समझ में आ रही ना? स्किलिंग का मतलब काम करना सिखाया जाए, चेयर बनाना सिखाए, फैन बनाना सिखाए, साथ साथ आपको थ्योरी भी पढ़ाए, दैट इज द स्किलिंग।
मेंटल हेल्थ है की ड्राइवर ऑफ द इंडिविजुअल नेशनल डेवलपमेंट। अब यहाँ पे देखिएगा कि जो मेंटल हेल्थ की स्थिति है, नियर अबाउट 10% हमारे एडल्ट मेंटल हेल्थ से, 100 लोग अगर कहीं पे हैं तो 10 लोग उसमें से 10 से 11 लोग मेंटल हेल्थ से प्रभावित हैं। लेकिन जो हमारा मेडिकेशन है, जो कंसल्टेशन है, वो 0% है, बहुत कम है। दैट इज द मेन थिंग हियर। यहाँ पे बोला है कि जो मेट्रोपॉलिटन रीजन है, जो बड़े बड़े सिटीज हैं, वहां पे काफी हाई है, गांव में भी हाई है, जो बीच के शहर है वहां पे थोड़ा सा कम है। दैट इज द लेवल। ओके, WHO ने कहा है कि नियर अबाउट 1 लाख में 3 होना चाहिए, और नॉर्मल इंडिया में वो काफी कम है। कहीं ये रिपोर्ट यहाँ पे दिया है कि WHO का है जो साइकियाट्रिस्ट होना चाहिए हर 1 लाख में, 1 लाख पे कितना होना चाहिए, 3 साइकियाट्रिस्ट होना चाहिए। इंडिया में ये 0.75 है, मतलब 1 लाख में एक भी नहीं मिलेगा। 1.5 लाख बनाइएगा तब एक साइकियाट्रिस्ट मिलेगा। दैट इज द कंडीशन, क्योंकि 2 ही बैठते हैं। तो ये चीज है। साइकेट नहीं मिलते हैं जल्दी, बहुत रेयर, कोई जाता ही नहीं है। लोगों को लगता है कि ये स्टिग्मा है, लोग मतलब लोग इसको गलत तरीके से लेते हैं। और भी तरीका है, उसको भूत ऊत से भी जोड़ के देखते हैं कि अरे नहीं ये भूत खेल रहे हैं। ये भूत खेलने वाला हम लोग बहुत देखते हैं कि गांव में ये बहुत होता है, लेकिन वो सच में नहीं होता है। वो मेंटल एक तरीके का स्प्लिट पर्सनालिटी, ये सब चीजें होती हैं, तो वो हम नहीं रिकॉग्नाइज करते हैं। हमें लगता है कि यही सब चीजों को, और उसको बढ़ा बढ़ा के एक ऐसी स्थिति में ले जाते हैं कि वो आदमी रिकवर ही नहीं कर पाता है। मेंटल स्ट्रेस ज्यादा बड़ी चीज नहीं है, सबको होता है, कभी ना कभी होता है, लेकिन अगर इसको चीजों को तुरंत रिजॉल्व किया जाए तो वो चीजें कम हो जाती हैं। लेकिन अगर आप उसको क्योर ना करें, आप ये जाने कि ये तुम बीमारी है ही नहीं, जैसे ये गुस्सैल टाइप का है, जैसे अगर मेंटली लोगों को होता है डिस्टर्बेंस, तो लोग कहते हैं बड़ा चिड़चिड़ा रहता है, बड़ा गुस्सैल है। लोग वो ये नहीं समझ पाते हैं कि उसको कुछ जरूरत है कंसल्टेशन की। अगर कंसल्टेशन करा दी जाए तो ये चीजें रिजॉल्व हो जाती है। दिक्कत ये है कि आप जो साइकियाट्रिस्ट है वो भी सही तरीके से, प्रॉपर तरीके से ट्रेंड नहीं है, उनकी भी स्किलिंग सही नहीं है, वहां पे भी दिक्कत है। दे आर ऑल्सो नॉट वेल। वो भी जो ट्रेडिशन है उसमें भी थोड़ा थोड़ा फॉलो करेंगे कि अच्छा ये है वो है, आदि करेंगे। जो प्रोफेशनल तरीका है, जैसे यूरोप में जिस तरीके से उन्होंने करा है, काफी उनका साइकियाट्रिस्ट जो होते हैं काफी साइंटिफिक तरीके से ट्रीट करते हैं, प्रॉपर तरीके से। तो दैट इज लैकिंग इन इंडिया। यहाँ पे इन्होंने कहा कि मेंटल हेल्थ को हमें बढ़ावा देना है। जो हेल्थ सेक्टर में हम बजटिंग कर रहे हैं उसमें थोड़ा सा इसको इंप्रूव करने की जरूरत है। तो इसके लिए इन्होंने कई गवर्नमेंट का स्कीम दिया है, जैसे नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम है, गवर्नमेंट कई स्कीम चला रही है, लेकिन किसी भी स्कीम में प्रॉपर तरीके से इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। यहाँ पे 3 स्कीम दिया है। राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम, ये जो एडोलोसेंट बच्चे होते हैं, एडोलोसेंट का क्या एज होता है, 14 से 18 एज की एज को एडोलोसेंट कहते हैं, तो उनके लिए स्पेशल है। लेकिन कहीं पे भी देखिएगा चीजें सही नहीं है। ये फैक्ट याद रखिएगा कि क्या स्थिति है, कभी भी मेंटल हेल्थ में आए ये याद रखिएगा, ये याद भी हो जाएगा। सिंपल सी बात है, 1 लाख में 3 चाहिए, इंडिया में 1 लाख में 1 भी नहीं है, 1 से भी कम है, ये याद होना चाहिए। सेकेंड न्यूज, मनरेगा जॉब डिमांड नो इंडिकेटर्स ऑफ द डिस्ट्रेस। माना जा रहा था कि मनरेगा इसलिए होता है जब आदमी को कहीं जॉब नहीं मिलती है, एकदम हालात खराब हो जाते हैं, तो वो जाता है मनरेगा में कहने, क्योंकि अनस्किलिंग का जॉब होता है। और यहाँ पे इन्होंने कहा कि ये चीजें अगर आप डेटा देखेंगे तो डेटा जो दिखा रहा है कि आप देखिएगा कि केरला जो मोस्ट, जहां पे लिस्ट पुअर है, 0.1% पुअर पीपल है, वहां पे इन्होंने दिया है नियर अबाउट टोटल नंबर ऑफ 51 करोड़ पर्सन डेज इंप्लॉयमेंट। 51 करोड़ का मतलब ये हुआ, यहाँ पे पर्सन डेज इंप्लॉयमेंट का मतलब हुआ कि जितने नंबर ऑफ पर्सन है और जितने डेज काम किए उसको मल्टीप्लाई करें। जैसे 100 लोगों ने काम किया है, 100 लोग 100 दिन काम किए हैं, लोग 100 हैं, और डेज, नंबर ऑफ डेज उन्होंने 100 दिन काम किया है, तो ये कितना हो जाएगा, 10,000 हो गया। तो यहां पे कंफ्यूज मत होइएगा, डेज, नंबर ऑफ डेज एंड नंबर ऑफ पर्सन। ये डेज, डेज से मल्टीप्लाई किस में कर रहा हूं, नंबर ऑफ पीपल। 100 लोग हैं, 100 दिन काम किए हैं, तो ये जो 51 करोड़ पर्सन डेज ऑफ द एम्प्लॉयमेंट है, तो पर्सन एंड डेज
कितने लोग कितने दिन काम किए, मल्टीप्लाई किया है। ये 51 करोड़ यहाँ पे हो रहा है केरला एंड तमिलनाडु, जहां पे मिनिमम पुअर है। 1% पुअर तमिलनाडु में है और 0.1%, 1000 में एक आदमी गरीब है केरला में। वहां पे 51 करोड़ पर्सन डेज इंप्लॉयमेंट दिया है मनरेगा के अंडर में। यूपी एंड बिहार जहां पे 45% पुअर पॉपुलेशन है, आप समझ रहे हैं, 100 में 45 लोग गरीब हैं, यहां पे सिर्फ 53 करोड़। यहां पे ज्यादा होना चाहिए था ना, 10 गुना होना चाहिए था, 10 गुना क्या 45 गुना होना चाहिए था। यहाँ पे तो 51,510 करोड़ पर्सन डे होना चाहिए था। तो ये कह रहे हैं कि ठीक से ये इम्प्लीमेंट नहीं किए, भले गरीब कंट्री ये स्टेट्स हैं, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन ये भले अमीर है, लेकिन इनका मनरेगा भी काफी अच्छे से इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। पर मनरेगा में जो पैसे दे रहे हैं वो भी इन स्टेटों में अच्छे से दे रहे हैं, जो फंड जा रहा है वो यूटिलाइज कर रहे हैं अच्छे से। दैट इज द मेन आउटकम इकोनॉमिक सर्वे बोल रहा है। तो जो चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर है वो कह रहे हैं कि अगर मनरेगा को लेकर आप कह रहे हैं कि नहीं इससे चीजें गरीबी का इंडिकेशन है, तो ये सही नहीं है। लेकिन साथ साथ ये भी है कि एडमिनिस्ट्रेशन की भी बात हो रही है। जो जितना अमीर स्टेट है, हरियाणा, केरला, तमिलनाडु, इनमें मनरेगा को अच्छा पैसा दे रहे हैं और अच्छे से इंप्लीमेंट भी कर रहे हैं। दिस इज द थिंग। ओके, चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर कौन है? अनंत नागेश्वरन, पीसीएस में पूछ सकता है। यहां पे एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल फिगर है। अभी तक हम देख रहे थे कि जो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन फीमेल का था वो 23% था। इस रिपोर्ट में ये कह रहे हैं कि 37% ग्रो किया है, मतलब 23 से 37 है। तो बहुत कंट्रोवर्शियल है, देखते हैं कि आगे कौन सा हम ले रहे हैं। लेकिन गवर्नमेंट का रिपोर्ट है तो हम अभी से इसी को यूज करेंगे। 37% अब हम लोग मेंशन करेंगे, तो ये अच्छी बात है, ग्रो हुआ है। जो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन फीमेल का है 37% है। लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट मैंने कहा था ना कि ये इंप्लॉयमेंट नहीं होता है। क्या होता है ये? कल इस पे डिस्कस किया था। ठीक है, और बताइए आप लोग। कल इसको एक्सप्लेन किया था, आप बताइए आपको समझ में आ रही है? हिंदी का इश्यू तो नहीं हो रहा है? हो रहा है थोड़ा थोड़ा। कहां पे हो रहा है? एक्सप्लेन तो मैं हिंदी में ही कर रहा हूँ, बस यहाँ पे थोड़ा सा इंग्लिश लिखा है। उसको भी मैं, आज ज्यादा न्यूज है तो थोड़ा सा जल्दी जल्दी कर रहा हूँ, जब कम न्यूज होगा कल से तो इसको और अच्छे से उसको एक्सप्लेन करूंगा। कहाँ पे हो रहा है आप पूछिए। जहां पे अगर पर्टिकुलर हो ना, आपको कोई वर्ड नहीं समझ में आ रहा है तो प्लीज आस्क। ठीक है, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट ये था कि कितनी वीमेन ये कह रहे हैं कि मुझे जॉब चाहिए, वो जॉब सर्च कर रही हैं। उनमें से जॉब कितने को मिला ये बहुत अलग बात है, सर्च कितना कर रही है ये है। तो अभी पहले 23 था, अभी 37 था, 37। 100 में से 37 वीमेन को जॉब चाहिए। आप देखेंगे कि इन्होंने और एक अच्छा रिपोर्ट दिया है कि जो प्रधानमंत्री जन धन योजना था, प्रधानमंत्री जन धन योजना में क्या कर रहे थे? बैंक अकाउंट खोल लेते फ्री में ये सब, ताकि उनमें मेन डिसीजन मेकिंग पावर वीमेन्स के पास शिफ्ट हो। तो इसमें देखिएगा कि वीमेन्स का अकाउंट अच्छा खासा बढ़ा है, 55%, 56%। पहले बहुत कम था, नेग्लिजिबल था, तो कहीं ना कहीं ये इंप्रूव हुआ है। ओके, तो दीज आर द थिंग्स दैट हैज बीन गिवन। इन्होंने कहा कि ऐसे जगह पे जहां वीमेन्स पे इंपैक्ट हो, वीमेन्स जहां पे डिसीजन मेकिंग हो, वहां पे अगर थोड़ा भी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वहां पे जो जॉब पोटेंशियल है वो काफी ज्यादा है। और मैक्सिमम डायरेक्ट पब्लिक इन्वेस्टमेंट जहां से गवर्नमेंट की हो रही है वहां पे वीमेन्स के चांस ज्यादा है। यहाँ पे है 2% अगर करते हैं गवर्नमेंट जीडीपी का तो 11 मिलियन, 11 मिलियन का मतलब कितना हुआ? 10 मिलियन में 1 करोड़ होता है, 11 मिलियन में 1.1 करोड़। लाख में बदले, बस आपको मिलियन से लाख में बदलना हो तो एक जीरो बढ़ा दीजिए, और करोड़ में बदलना है तो एक जीरो 10 से डिवाइड कीजिए। बहुत सिंपल फार्मूला है, मिलियन में कभी कंफ्यूज मत होइएगा। जैसे 1.1 मिलियन है, करोड़ में बदलना है तो 1.1 हो जाएगा, 10 से डिवाइड कर दूंगा। और लाख में बदलना है तो 10 से मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा, 110 लाख वीमेंस का हो जाएगा।
बहुत कंफ्यूजन होता है मिलियन बिलियन में एंड ट्रिलियन में। अगर मिलियन बिलियन ये सब होता है तो इसमें आप होता है कि मिलियन को 1000 से डिवाइड कीजिएगा तो बिलियन आएगा, और बिलियन को 1000 से डिवाइड कीजिएगा तो ट्रिलियन आएगा। 1000 का मल्टीप्लीकेशन होगा। चीजें क्लियर है? मिलियन को पहले आप लाख करोड़ में बदलना सीखिए। 10 से डिवाइड कर दीजिएगा तो करोड़ हो जाएगा, 10 से मल्टीप्लाई कर दिया तो लाख हो जाएगा। अब मिलियन से बिलियन कैसे बदलेंगे? 1 बिलियन में 1000 मिलियन होता है। मिलियंस को तो समझ में आ गया ना, लाख और करोड़ में ये सब तो हमको समझ में आता है। यही होता है कि यहाँ थोड़ा आगे बढ़ता है तो कंफ्यूजन हो जाता है, मिलियन बिलियन एंड ट्रिलियन। तो मिलियन से बिलियन में जाने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। फिर ट्रिलियन में चले जाएंगे तो 1000 से मल्टीप्लाई बिलियन में करेंगे। क्लियर हो रही है? और बाद में आप लोग मिलियन तक आके 10 से डिवाइड करके करोड़ और लाख में बदल के समझ जाइएगा। नैरेटिव है चेंज सेज द सर्वे ऑन द डिफेंस एक्सपोर्ट। अभी तक डिफेंस में इंडिया का माना जाता था केवल इंपोर्ट करता है, बाहर से लाता है। अभी लास्ट ईयर तक सेकंड पे थे हम लोग, सेकंड लार्जेस्ट इंपोर्टर थे 2015 से 19 तक। लेकिन अभी का जो रिसेंटली है वो टॉप 5 एक्सपोर्ट में भी हम लोग आ गए हैं। जैसे हम लोग ब्रह्मोस कर रहे हैं, कई तरीके के छोटे छोटे हम लोग इक्विपमेंट्स कर रहे हैं जो डिफेंस से रिलेटेड है, कुछ मिसाइल्स भी कर रहे हैं। तो हम लोग कई एरिया में कर रहे हैं। यहाँ पे दिया है कि कहाँ कहाँ पे हम लोग कर रहे हैं। जैसे ड्रोन आजकल करने लगे हैं, आर्टिलरी गन, ये सब चीजों में हम एक्सपोर्ट करने लगे हैं। पिनाका रॉकेट एंड लॉन्चर, रडार्स, सिमुलेटर्स, ये सब चीजें हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे एक्सपोर्ट का ये चीजें एक बार नोट डाउन कीजिएगा। जो इंडिया सेल्फ डिपेंडेंसी के लिए इस समय स्कीम चला रहा है, वो आप लोग बार बार सुनते होंगे, मोदी जी कहते हैं आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा देना है, वोकल्स फॉर द लोकल्स, ये चल रहा है ना आजकल, ये सब स्लोगन। तो ये सब चीजें चल रही हैं इंडिया में। नेक्स्ट न्यूज, प्रपोज EU कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट टैक्स इज द प्रोटेक्शनिस्ट। इसका क्या मतलब हुआ? कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट टैक्स, कार्बन की बात हो रही है, CO2, जो CO2 गैस बन के निकलता है वही होता है, और उससे पोल्यूशन होता है। अगर हमने सांस लिया तो हमें थोड़ा सा हेल्थ का इश्यू आता है, और सबसे ज्यादा इश्यू है कि वो अगर जाके बादल उसको कैप्चर कर लेता है, और बाद में जब सूरज की किरणें आती हैं और जमीन से टकरा के वापस जाती हैं तो वो जाने नहीं देता है। CO2 का ये नॉर्मल, अगर CO2 नहीं रहे तो जो जितनी भी रेडिएशन सन से आती है, जमीन से टकराती है, कुछ क्या होती हैं, रिफ्लेक्ट हो जाती हैं, एमिट हो जाती हैं वापस, और जो अंदर भी होती है उसको भी अर्थ बाद में रेडिएट करता है। चीजें समझ में आ रही हैं? अगर वो CO2 नहीं रहेगा तो वो बाहर चला जाएगा, तो ओवरऑल जो हमारी गर्मी होगी कम होगी। लेकिन अगर CO2 का लेयर ऊपर आ जाए तो वो जाने वाले सनरेज को वहीं पे रोक लेगा, और जो हमारा ओवरऑल अर्थ है वहां पे हीट ज्यादा होगी। होती है ना गर्मी, कह रहे हैं ना कि ग्लोबल वार्मिंग चल रही है। तो यही सब गैसेस जो जा रही हैं वो हमारे जस्ट 8 किलोमीटर ऊपर जो एटमॉस्फेयर है वहीं पे लेयर बना देती है, और जो रेडिएशन बाहर निकल जाता, ठंडा हो जाता, वो नहीं। जैसे आपका घर होता है, जब खिड़कियां सब बंद हो जाती हैं तो गर्मी होने लगता है, अगर AC नहीं चल रहा है तो। वही आप खिड़की खोल दीजिए तो थोड़ा सा ठंडा होने लगता है, क्योंकि पासेज जो घर की गर्मी होती है बाहर निकलने लगती है और हवा अंदर आने लगता है, तो थोड़ा सा कूलिंग इफेक्ट होता है। सेम इज विद द कार्बन। अब यहां पे कह रहे हैं बॉर्डर एडजस्टमेंट टैक्स। अब CO2 से जिस ऐसे प्रोडक्ट जिसमें CO2 ज्यादा लगते हैं, जैसे लोहा बनाना है, स्टील बनाना है, ओके, कोई भी चीजें जहां पे एनर्जी ज्यादा लगे, एनर्जी इंटेंसिव, जैसे यहां पे दिया हुआ है कि कहां कहां पे स्टील, एल्यूमिनियम एंड स्टील, यहां जब भी बनाना हो तो हमें आग ज्यादा जलाना पड़ेगा। आग जलाने के लिए हमें क्रूड ऑयल, कोयल, यही सब जलाना होगा ना। और ऐसे में क्या होगा कि जब वो बन के निकलेगा, भले आपको दिखेगा नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं उसको बनाने में लगा तो वो कोल जला तो वो गया आकाश में, कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये यूरोप के कंट्रीज हैं, वो कह रहे हैं कि अगर आपने किसी ऐसे मेथड से, जैसे आपने कोल जला के बनाया, लेकिन आपने अगर किसी न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी का यूज किया, उसमें CO2 नहीं हुआ, आपने रिएक्शन करा के एनर्जी लाया और उसमें गला दिया और उससे स्टील बनाया, तो CO2 नहीं निकला होगा।
तो वो कह रहे हैं कि जो ईयू में है, यूरोपियन यूनियन, यूरोप की कंट्रीज है, वो न्यू टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं जिससे CO2 कम उत्सर्जित होता है, कम एमिट होता है। चीजें समझ में आ रही हैं? उनके पास टेक्नोलॉजी है, न्यूक्लियर एनर्जी है, और हमारे वहां लोहार के पास थोड़ी है, वो तो कोयला में ही जलाएगा ना, या जो कंपनी है मैक्सिमम कोल का यूज करते हैं, तो वहां पे CO2 ज्यादा आता है। तो वो कहते हैं कि जितना CO2 आपका ज्यादा आया है, आपने सस्ता कोल यूज किया, न्यूक्लियर एनर्जी लगाते तो पैसा ज्यादा लगता। क्लियर हो रही है चीजें? जैसे दो तरीके का गाड़ी है, इलेक्ट्रिक इंजन वाली आजकल गाड़ी आने लगी है, और एक डीजल से चलती है। इलेक्ट्रिक वाली में कम CO2 निकलेगा, आप देखते होंगे उसमें नहीं निकलता है, क्योंकि उसमें क्रूड ऑयल यूज ही नहीं होता है, पेट्रोल डीजल नहीं यूज होगा। ओके, और जो नॉर्मल गाड़ी होती है उसमें देखिएगा बस हो जाता है, पूरा पीछे गैस निकलता रहता है, धुआं। तो वो कह रहे हैं लेकिन जब आप इलेक्ट्रिकल वाली जाते हैं व्हीकल खरीदने, गाड़ी खरीदने, तो उसके रेट 5 लाख 6 लाख ज्यादा होते हैं। तो वो आम आदमी क्या चूज करेगा कि अभी यही क्रूड ऑयल वाला ही खरीदते हैं, पेट्रोल और डीजल वाला। तो वो कह रहे हैं कि जो इंडिया में है मैक्सिमम कोल से, यहाँ पे पिक्चर भी दे रखा है कि कोल से ये सब बना रहे हैं, स्टील एंड एल्यूमिनियम एंड स्टील, और उसके कारण उनका सस्ता हो जा रहा है, और वो जब लाके बेचेंगे, अब इलेक्ट्रिक इंजन वाला गाड़ी भी चला रहा है बस, और क्रूड ऑयल वाला। इलेक्ट्रिक इंजन वाला 40 लाख में बस खरीदा, और जो क्रूड ऑयल वाला है वो 20 लाख में खरीदा। ठीक है, अब दोनों जब चलाएंगे तो किसका किराया सस्ता होगा, किसका महंगा होगा? इलेक्ट्रिक इंजन वाले का ज्यादा होगा ना, क्योंकि वो महंगा खरीदा है तो वो ज्यादा देगा। तो ऐसे केस में जो बस वाला क्रूड ऑयल वाला है वो फायदे में रहेगा, लोग उसमें बैठेंगे ना। तो अब ये कह रहे हैं कि जब इंडिया से या डेवलपिंग कंट्रीज से जिन्होंने कोल पे बनाया उनका सस्ता होगा, हमारी कंपनियों को घाटा होगा, तो ऐसे में मैं टैक्स लगा के उसको बराबर करूंगा। वही है कि बॉर्डर एडजस्टमेंट, बॉर्डर जब क्रॉस कर रहा है तो रेट एडजस्ट कर रहे हैं। समझ में आ रही है ये चीजें? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछ सकता है प्रीलिम्स में, कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट टैक्स क्या है, ये कॉन्सेप्ट पूछेगा, 4 आपको ऑप्शन दे देगा। क्लियर हो रही है ये कि क्या है ये? कि टैक्स है टू लेबल करने के लिए, जो कार्बन लगा के हमने क्रूड ऑयल कोल लगा के सस्ता बनाया और जिन्होंने महंगी टेक्नोलॉजी बना के किया है, उसके बीच में डिफरेंस को बराबर करने के लिए इन्होंने टैक्स लगा दिया। अब मैं समझाता हूं, जैसे यूरोप में सस्ता हुआ, अब आप सस्ता लेके आ रहे हैं, महंगा हुआ, आप सस्ता लेके जा रहे हैं, अब वहां पे जैसे इन्होंने स्टील बनाया 100 रुपए का 1 किलो आया, और हम ले जाके बेच रहे थे 60 रुपए में। अब इनको लगेगा ये 40 रुपए का जो डिफरेंस है उस पर मैं 40 रुपए का टैक्स लगा दूं, तो अब ये बराबर हो जाएगा। अब लोग क्वालिटी पे लेके देखेंगे, ये है इनका फंडा, ये है, ये जस्टिफाई कर रहे हैं। इनका स्टैंड पता चल गया ये लोग क्या कह रहे हैं कि क्यों टैक्स लगाना चाहते हैं, क्या मेन रीजन है। अब इंडिया कह रहा है कि ठीक है आप टैक्स लगा रहे हैं, लेकिन आप लोग भी पहले जो था, पहले कोल का एमिशन कर करके आप लोग डेवलप कर गए, इसीलिए आपके पास वो टेक्नोलॉजी है, और वो टेक्नोलॉजी आपके पास सस्ता है। वो टेक्नोलॉजी जैसे जो हमारा कोल से हमारा जो मैन्युफैक्चरर बना रहा है, वो और आप टेक्नोलॉजी को बराबर लेके बना सकते हैं, क्योंकि आपने पहले ही डेवलप कर लिया और पहले आपके पास टेक्नोलॉजी है। या तो टेक्नोलॉजी दीजिए और नहीं तो अलग से टैक्स नहीं लगाइए, ऐसे हमारा जो एक्सपोर्ट है वो कम हो जाएगा। इंडिया का नियरली 27% जो एक्सपोर्ट होता है आयरन स्टील एल्यूमिनियम में, वो यूरोप में होता है। 100 अगर क्विंटल हमारा बिकता है, 27 क्विंटल हम जाके यूरोप में बेचते हैं। तो अब 27 पे जो हमारा कंपटीशन था वो बढ़ गया ना, हमारा नहीं खरीदेंगे। चीजें समझ में आ रही है इंडिया का क्या स्टैंड है? इंडिया कह रहा है कि पहले आपने करा, पहले आप डेवलप कर गए, तो या तो टेक्नोलॉजी दीजिए, ये टैक्स मत लगाइए। 1991 में जब हमारा रियो और समिट हुआ था, वहां पे हमने डिस्कस किया था, उसमें एग्रीमेंट हुआ था कि जो डेवलप्ड कंट्रीज है उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी इन्वायरमेंट के जो CO2 कम करना है उसका अलग होगा, उनका ज्यादा होगा, क्योंकि वो 1800 ईस्वी से ही, जब 18 सेंचुरी चल रहा था, तभी से उनका डेवलपमेंट इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन आ गया था। वर्ल्ड हिस्ट्री में आप पढ़ेंगे इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन। इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन 18 सेंचुरी में उन्होंने स्टार्ट कर दिया था। हम तब कॉलोनी थे। हम कब किए? हम तो अभी 1980 में आके किए। आजादी के बाद भी 10-15 साल हमें लग गया इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन लाने में। 200 साल पहले से है ना वो ज्यादा आगे। चीजें क्लियर हो रही हैं?
तो इंडिया कह रहा है कि पहले जब आप 18वीं सदी में स्टार्ट किए थे तभी आपने कोल का प्रॉपर यूज कर लिया, और 1990 तक आते आते आपने इम्पोज करना स्टार्ट किया रूल्स जो अलग अलग हैं, क्योंकि आपके पास टेक्नोलॉजी पहले से, यही बात हुई गई ना जो इंडिया में रिजर्वेशन की बात होती है कि एक पहले से ही आगे हैं, पढ़े लिखे हैं, और दूसरे पहले से ही पीछे हैं। अब उनके लिए से एग्जाम कैसे कराया जाए? आर यू गेटिंग ना, कि जो लोग पहले से ही पीछे हैं, उनके पहले से ही जो लोग जंगल में रह रहे हैं, जो ट्राइबल्स हैं, जो SC ST हैं, जिनके साथ पहले से डिस्क्रिमिनेशन किया गया है, और जो ऑलरेडी जो कैटेगरी पहले से ही पढ़ाई करती थी उसी के अनुसार अगर एग्जामिनेशन हो रहा है तो कुछ तो उनके लिए सेफ्टी आप देंगे। इंडिया भी कह रहा है कि ऑलरेडी आप डेवलप्ड हैं, आपके पास ऑलरेडी टेक्नोलॉजी है, क्योंकि 100-150 साल पहले ही आपने स्टार्ट कर दिया था, और आपने हम जो कर रहे हैं उसके 10 गुना CO2 पहले से ही ले जाके एमिट किया हुआ है। चीजें समझ में आ रही हैं कि पहले हम जो अभी कर रहे हैं उसका 10 गुना कर रहा है, जब हमारी बारी आई तो कह रहे हैं कि गलत है, इससे तो गर्मी हो रही है। तो गर्मी तो आपने कराई थी ना, स्टार्टिंग में जो ग्लोबल वार्मिंग हुआ था सब आपकी देन थी। यूरोप था, इंग्लैंड था, US था, कनाडा था, ऑस्ट्रेलिया था, यही डेवलप्ड वर्ल्ड थे, इन्होंने किया। इंडिया में तो अभी 40-50 साल पहले इंडस्ट्रियलाइजेशन स्टार्ट हुआ। अभी भी 2-4 इंडस्ट्रियल मेन इंडस्ट्रियल नेम के अलावा किसका जानते हैं हम लोग? टाटा, अंबानी, अदानी, यही तो है 4-5। आप वहां पे जाइए, वहां इंडस्ट्री का इंडस्ट्री, हर गांव में इंडस्ट्री है। यहाँ पे बड़े बड़े शहरों में है, वहां पे आप छोटे छोटे गांव में जाइएगा कि इंडस्ट्री है एवरीवेयर। तो ये है कि आपके पास टेक्नोलॉजी है तो आप यूज कर रहे हैं, लेकिन आप एक्स्ट्रा टैक्स नहीं लगा सकते। ये टैक्स के विरोध में हम लोग हैं। समझ में आ गई ये चीजें? क्या टैक्सेशन है, क्या क्या इंडिया और यूरोप का स्टैंड है, ये क्लियर हो रहा है कि इंडिया क्या कहना चाहता है, यूरोप क्या कहना चाहता है। क्वेश्चन आएगा तो इस पे ये सब पॉइंट आपको लिखना पड़ेगा कि इंडिया का क्या स्टैंड है, यूरोप का क्या स्टैंड है। ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज, स्लो प्रोग्रेस ऑन द रेलवे सेफ्टी। इन्होंने कहा कि जो हम कवच एक टेक्नोलॉजी है, रक्षा कवच एक टेक्नोलॉजी हम लगा रहे हैं रेलवे में, जहां पे कि अगर ड्राइवर गलती से सो गया या कुछ भूल गया और ऐसा लगे कि स्पीड ज्यादा है तो ऑटोमेटिकली वहां पे ब्रेक लगना स्टार्ट हो जाएगा, अगर ड्राइवर ने ब्रेक नहीं लगाया तो भी। तो इन्होंने कहा कि हमने बहुत पहले स्टार्ट किया था, लेकिन अभी भी नियर अबाउट ओनली 145 किलोमीटर के रूट पे है। अच्छा, 1465 किलोमीटर केवल साउथ सेंट्रल रेलवे में ही अभी तक इन्होंने लगाया है। टोटल इंडिया का जो रेलवे का रूट है वो 68,000 किलोमीटर है। 68,000 किलोमीटर में अभी हमने कवच कितने जगह लगाया? 1400 किलोमीटर। समझ में आ रहा है? अभी हम लगाना जिस स्पीड से लगा रहे हैं उस स्पीड से भी लगाएं तो 12-14 साल लगेंगे ये कवच इंस्टॉल करने में। और मैक्सिमम जो अभी एक्सीडेंट हो रहे हैं जहां पे कवच नहीं है उसी एरिया में मैक्सिमम एक्सीडेंट हो रहे हैं। दो चीजें और हैं, एक अभी भी हम मैकेनिकल सिग्नलिंग कर रहे हैं। मैकेनिकल सिग्नलिंग की हर चीज आप मैनुअल तरीके से कर रहे हैं, ऑटोमेटिक नहीं है। इसका था कि इसको आप ऑटोमेटिक कीजिए। मोस्टली यू हैव टू डू, यहां पे दिया हुआ है, यहां पे इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम है। जो मैकेनिकल सिग्नलिंग है उसको इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम में चेंज करना है, और ये चीजें काफी स्लो हो रही हैं। ओवरऑल यही आपको लिखना है। दो चीजें, कवच का जो स्पीड है यहां पे दिया हुआ है, और जो मैकेनिकल सिग्नलिंग है उसका स्पीड यहां पे दिया हुआ है। अभी भी मैकेनिकल सिग्नलिंग जो है नियर अबाउट 77% इंप्रूव करना है। यही है दो चीज। समझ में आ रहा है? दो चीजें या तीन चीजें जो अभी भी मिसिंग है, जो गवर्नमेंट का फोकस एरिया था जो अभी भी नहीं कर पाई है। ये हम कोशिश कर रहे थे कवच की 2022 तक सब कंप्लीट कर देंगे, लेकिन अभी लग रहा है कि 2035-36 तक कम से कम ये जाएगा। ठीक है। अभी यहाँ पे जो इंटरलॉकिंग है वो सिर्फ 40% ही हुआ है 7,335 रेलवे स्टेशन पे। नो, 7,335 टोटल है, और इसका 40% पे हुआ है, 60% पे नहीं हुआ है। तो नियर अबाउट कितना हुआ 7,000 का 40%? 200 और 2,800 के आसपास।
तो अभी भी 3200 पे करना बाकी है। तो ये सब चीजें, बस 2 चीजें आपको आनी चाहिए। रेलवे का एक्सीडेंट हो रहा है तो ये सब चीजें 3-4 आपके पॉइंट्स इससे आप लिख सकते हैं।